गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक मल्टी बैगर रिटर्न स्टॉक के बारे में, जिसने अपने शेयर होल्डर्स को पिछले 2-3 सालों में बहुत ही अच्छा पैसा बना के दिया है और आगे आने वाले सालों में भी इसकी जो ग्रोथ है वो स्टुपेंडस लग रही है। तो चलो देखते हैं इस कंपनी के बारे में, जिसका नाम है आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज। तो आप सभी को तो पता है, आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट एक एसेट अंडर मैनेजमेंट का काम करती है, वेल्थ मैनेज करती है एचएनआई और अल्ट्रा एचएनआई लोगों के लिए। तो हम इस वीडियो में समझेंगे इसका बिजनेस मॉडल एनालिसिस क्या है, इसके रेवेन्यू प्रॉफिट के नंबर कैसे हैं, आगे आने वाले समय में इनकी प्रॉफिट की ग्रोथ और रेवेन्यू की ग्रोथ कैसे रहने वाली है, कंपनी अपने गाइडेंस को क्या बढ़ा रही है क्या घटा रही है, इसको हम समझेंगे। और इस कंपनी में सबसे बड़ी जो पावर है वो रीजनल मैनेजर्स की है, जिसके एनालिसिस को हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आरएम के ऊपर ये सब सारा बिजनेस इनका चलता है। और की रिस्क क्या है और एज ए इन्वेस्टर हमें इसमें क्या करना चाहिए, अभी इन्वेस्ट करना चाहिए, इसके वैल्यूएशंस क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। और डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस इस वीडियो में हम करने की कोशिश करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं वीडियोस को। तो आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज ये इंडिया की एक एसेट अंडर मैनेजमेंट में काम करने वाली कंपनी है, जो लोगों का पैसा मैनेज करती है। मतलब समझो कि इंडिया में अभी आप देखोगे जो रिचनेस है वो बढ़ने लगी है। मतलब जो इनकम टैक्स में आप अगर देखोगे 15% से ग्रोथ हुई है 2018 से लेके 2024 तक। मतलब 1 करोड़ से ज्यादा लोग इनकम टैक्स दे रहे हैं। मतलब 1 करोड़ से ज्यादा जो इनकम टैक्स दे रहे हैं उनकी तादाद बढ़ रही है। मतलब लोग रीच हो रहे हैं इंडिया में। इंडिया की जो इकोनॉमिकल पावर है वो अभी ग्लोबल स्केल पे आ रही है। तो इसको ही टारगेट करते हुए ये कंपनी लोगों को, एचएनआई जो लोग होते हैं, अल्ट्रा एचएनआई जो लोग होते हैं, उनका पैसा मैनेज करती है। मतलब 5 करोड़ से लेके 50 करोड़, 50 करोड़ से लेके ऊपर के लोग, और 50 लाख से 5 करोड़ की तरफ, ये तीन कैटेगरी में ये लोग काम करते हैं। मतलब ये आपका पैसा लेते हैं, ये आपका पैसे को इक्विटी में, इक्विटी म्यूचुअल फंड में, मॉडल पोर्टफोलियोज में ये आपके पैसे को डालते हैं, डेबिट फंड में, बहुत सारे फंड में ये आपके पैसे डालते हैं और आपको एक एनुअलाइज रिटर्न की तरफ से आपको रिटर्न देते हैं। तो ये लोग, आपको तो समझ गए, ये लोग लोगों का पैसा लेते हैं, उसको मैनेज करते हैं, और उसके ऊपर जो यील्ड है, मतलब 1.05% का इनका यील्ड रहता है। मतलब जितना ज्यादा पैसा इनके पास आएगा उतना से उनको यील्ड मिलेगा। मतलब परसेंटेज ऑफ यील्ड होता है 1% का, उससे ये प्रॉफिट कमाते हैं। मतलब आपको तो धंधा समझ में आ गया, लोगों का पैसा ही मैनेज करना है, वहां से पैसे कमाना है। ना कोई प्लांट लगानी है, ना कोई मशीनरी लगानी है। तो इसमें जो है पैसे की जो तादाद है कंपनी में लगने वाली वो बहुत कम है, क्योंकि आप एक रिसर्च टीम को बिठाते हैं, आप एक सेल्स टीम को बिठाते हैं और आप अपना पूरा काम चला लेते हो। तो इसमें आपको बहुत सारे पैसे की जरूरत नहीं है, इसलिए ये कंपनी जो है वो डेट फ्री कंपनी है। तो आप अगर देखोगे तो ये एसेट अंडर मैनेजमेंट में इंडिया में बहुत सारी कंपनीज काम करती हैं। अभी इसमें मोतीलाल ओसवाल जैसी कंपनी है, इसमें 361 जैसी कंपनी है, आदित्य बिरला कैपिटल जैसी कंपनी है। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज काम करती है। तो इसके बेस पे ये आनंद राठी जो है पिछले 2023 से लेके 2024 में आपकी स्टॉक की परफॉर्मेंस देखो, बहुत ही तगड़ी रही है। और कंपैरेटिवली इनकी जो सेल्स और रेवेन्यू की ग्रोथ भी रही है वो भी बढ़िया रही है। चलो आते हैं, समझते हैं सेल्स के नंबर्स क्या थे। तो Q2 2025 में इन्होंने कुछ अपने जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है उसमें लगभग लगभग 30% के ऊपर की ग्रोथ की है। उनकी जो रेवेन्यू की ग्रोथ थी वो भी 32% की है। प्रॉफिट की ग्रोथ है वो भी 32% की है। मतलब ये कंपनी मोटा मोटी 30% से ऊपर कैगर से ग्रो हो रही है, इन टर्म्स ऑफ सेल्स, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू और इन टर्म्स ऑफ एसेट अंडर मैनेजमेंट एंड इन टर्म्स ऑफ ईपीएस, जो कि हमारे जैसे शेयर होल्डर को सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उसमें 30% से ग्रो हो रही है। मतलब Q2 2024 से लेके Q2 2025 में ये एक साल के दौरान उन्होंने अपने रेवेन्यूज को 32% से ग्रो किया है, प्रॉफिट को 32% से ग्रो किया है, एसेट अंडर मैनेजमेंट में बहुत ही तगड़ी ग्रोथ इनमें गई है। इन्होंने अपने साल के शुरुआत में कहा था कि हम 72,000 का एयूएम करेंगे, मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट करेंगे। लेकिन अभी भी वो लोग 75,000 तक पहुंच गए हैं। मतलब दिस इज अ ह्यूज स्केल ऑफ अपॉर्चुनिटीज विच दे हैव लैंडेड अप। और ये एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने अपने गाइडेंस को बढ़ाया है। मतलब उन्होंने कहा है कि हम 80,000 करोड़ का एयूएम करेंगे बाय एंड ऑफ 2025। और उन्होंने अपने रेवेन्यूज को भी बढ़ाया है, 980 करोड़ का रेवेन्यू करने की उन्होंने कोशिश, मतलब उन्होंने कहा है, और प्रॉफिट को भी 295 किया है उन्होंने। तो एक ऐसी कंपनी है जो ग्रो भी कर रही है और अंडर कमिट करके ओवर अचीव कर रही है। और हमारे जैसे इन्वेस्टर को यही चाहिए।
ऐसी कोई कंपनी मिले जो ग्रोथ भी कर रही हो और अपने जो एस्टिमेट्स है, ग्रोथ के टारगेट उन्होंने अपने शुरुआत में जो रखे थे उसको वो बीट करता चला जा रहा है, ठीक है। मतलब 30% से बोला था उसको भी ग्रोथ करते चले जा रहा है। और अगर H1 2024 और H1 2025 से आप कंपेयर करोगे तो 35% की रेवेन्यू ग्रोथ है, 57% की एसेट अंडर मैनेजमेंट की ग्रोथ है, और प्रॉफिट की ग्रोथ जो है वो 35% की भी है। मतलब आप देखोगे किस तरीके से ये कंपनी बढ़ रही है। आप अगर समझोगे, आपने भी देखा होगा कि कोविड के बाद जो इक्विटी का कल्ट इंडिया में बढ़ा हुआ है, इसकी वजह से हर लोगों को एक चस्का लगा हुआ है इक्विटी का। पहले हमारे जो पेरेंट्स के ज़माने में बहुत सारे जो हमारे पैसे थे वो प्रॉपर्टीज में लगे हुए होते थे, लो इनकम प्रोफाइल में, मतलब गारंटेड रिटर्न, लेकिन हमें लो रिटर्न चाहिए लेकिन गारंटेड चाहिए। उस केस में पेंशन हो, सेविंग स्कीम्स हो, ये जो राष्ट्रीय सेविंग्स फंड हो, वहां पर हमारे बहुत सारे पैसे लगते थे, लेकिन वो पैसा अभी मूव होके इक्विटी और म्यूचुअल फंड में बहुत सारा तरीके से आ रहा है। हम थोड़ा इकोनॉमिकल स्केल को समझने की कोशिश करेंगे पहले तो। अभी आप देखोगे इंडिया में 2014 में 5.3% ऑफ जो टोटल वेल्थ है वो इक्विटी और म्यूचुअल फंड में जाती थी, मतलब इक्विटी में जाती थी। अभी 2014 से लेके 2024 तो ये आंकड़ा जो है 14% से बढ़ा है। मतलब आप सोचो कितने परसेंट से लोग इक्विटी में शिफ्ट हो रहे हैं। मतलब अभी लोगों को वोलाटिलिटी पसंद है लेकिन लोगों को रिटर्न चाहिए, एंड थैंक्स टू कोविड बिकॉज दैट हैज गिवन द बूम टू दिस इंडस्ट्री एज एन इन नट्स, ठीक है। आप अगर देखोगे डेट, मतलब आप अगर देखोगे कि इक्विटी इक्विटी और म्यूचुअल फंड का जो परसेंटेज है टू जीडीपी, मतलब इक्विटी एमएफ टू जीडीपी का जो रेशियो है वो अमेरिका में 72% का है, इंडिया में 7.3 है, जापान में 42 है, और वर्ल्ड का जो एवरेज जो है, मतलब जीडीपी का कितना परसेंट का पैसा एसेट अंडर में आता है, जितना परसेंट का पैसा इक्विटी में आ रहा है, तो वो पैसे का जो परसेंटेज है वो वर्ल्ड का 30 है, अमेरिका का 72 है, जर्मनी का 10 है, जापान का 42 है, और इंडिया सिर्फ 7.3 है। सो देर इज अ ह्यूज स्कोप टू इम्प्रूव दैट 7.3 टू एटलीस्ट 20%, 23% अगले 10 साल 20 साल में। तो इक्विटी का ये जो कल्ट है वो बढ़ने ही वाला है, ठीक है। तो जैसे जैसे इक्विटी का कल्ट बढ़ने लगेगा, वैसे वैसे यहाँ पर जो कंपनियां काम करने वाली है, जो कंपनी एसेट अंडर, मतलब जो लोगों का पैसा लेती है, उसमें भी इजाफा आएगा। जैसे जैसे इक्विटी का कल्ट बढ़ेगा, लोगों को ऐसा लगेगा यार आई शुड बी ऑल्सो अर्निंग मोर मनी, सो ही विल गिव हिज मनी टू द कंपनी लाइक आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट, और उनको बोले कि भाई मुझे रिटर्न कमा के दो 15% 20% का, सो वी विल बी हैप्पी अबाउट इट। तो यही हो रहा है। तो इनकी जो ग्रोथ आ रही है वो सेक्टोरियल ग्रोथ की वजह से भी आ रही है, क्योंकि इस सेक्टर में काम करने वाली सभी कंपनियां का कॉस्ट बोरोइंग कम होता है, इनमें कुछ कॉस्ट ही नहीं है। इनमें इनको कहाँ प्लांट लगानी है, मशीनरी लगानी है, लोगों का पैसा लेना है, उसमें से 1% का ईल्ड कमाना है और आगे जाना है। और आप सोचोगे कि इनके पैसे कैसे बनते हैं, तो इनके पैसे बनते हैं दो तीन तरीके से। इनके मॉडल पोर्टफोलियो होता है, कुछ सब्सक्रिप्शन के मॉडल होते हैं, ये म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का भी काम करते हैं। ये लोग लोगों को डायरेक्टली, अगर 50 करोड़ के ऊपर का क्लाइंट है तो डायरेक्टली उसको रिलेशनशिप मैनेजर असाइन करके उससे पैसा लेके वो पैसा डिफरेंट डिफरेंट म्यूचुअल फंड स्कीम में डालते हैं। उसका अलोकेशन वो डिसाइड करते हैं कि कंजम्पशन में कितना डालना है, आईटी में कितना डालना है, बैंकिंग में कितना डालना है, एआई में कितना डालना है, और बाहर के म्यूचुअल फंड में कितना डालना है। तो इसका एक एलोकेशन करते हैं। तो एज अ एज एच एन आई और अल्ट्रा एच एन आई को ये पूरी तरह से सर्विस देते हैं। और इसीलिए इस केस में सबसे बड़ा प्ले आनंद राठी वेल्थ मैनेजर्स का है, वो है रिलेशनशिप मैनेजर। बिकॉज आप इस केस में देखोगे जितने आपके रिलेशनशिप मैनेजर अच्छे रहेंगे, वो कंपनी से, मतलब लोगों से जितना ज्यादा रिलेशन मेंटेन कर पाएंगे। अगर मान लो कि मेरे पास 10 करोड़ के पैसे हैं, उस 10 करोड़ में से अगर कोई RM मुझे कन्विंस करेगा ये 10 करोड़ में से 5 करोड़ आप लगा दो, 6 करोड़ लगा दो, 7 करोड़ लगा दो, मतलब एचएनआई और अल्ट्रा एचएनआई के पॉकेट से जितना ज्यादा पैसा आनंद राठी के पास आएगा थ्रू आरएम, उतना ही ज्यादा फायदा मतलब आनंद राठी वेल्थ को होगा। सिंपल सी बात है। मतलब जितना ज्यादा पैसा वो लोगों से लेगा उतना ही ज्यादा उसका एयूएम बढ़ेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, बिकॉज इट इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ प्लेजर टू वर्क ऑन दीज फंडामेंटल लाइक दिस कंपनी। तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। तो वापस आते हैं रिलेशनशिप मैनेजर के ऊपर। तो रिलेशनशिप मैनेजर जो होता है वो कंपनी का पैसा लेके आता है, और इस कंपनी में सबसे बड़ी बात है
एट्रिशन रेट हो, पिछले 5 क्वार्टर से एट्रिशन रेट ऑफ द रीजनल ये रिलेशनशिप मैनेजर का 0 है। मतलब कोई भी रिलेशनशिप मैनेजर इनको छोड़ के नहीं जा रहा है। एंड उन्होंने अपने कॉन कॉल में कहा इट्स बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट दैट वी बिल्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इनके 60% जो आरएम्स है वो 5% के मतलब 5 ईयर से ऊपर काम कर चुके हैं इस कंपनी में। ये आरएम क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर मान लो कि आनंद राठी से आरएम चला जाता है और वो कोई आदित्य बिरला में चला जाता है, अगर वो अच्छी सैलरी से या कोई भी रीजन से, तो ऑब्वियसली वो अपने क्लाइंट भी उसके साथ लेके चले जाएगा, बिकॉज क्लाइंट इज द रिलेशनशिप मैनेजर। वो रिलेशनशिप है, वो अपने क्लाइंट को कन्विंस करेगा, चलो यार हम उसमें चले जाते हैं, वहां पर मैं अपने को अच्छा रिटर्न दे दूंगा, आनंद राठी में क्यों रहते हो? अगर जीरो इटरेशन का रेट का मतलब है कोई भी छोड़ के नहीं जा रहा है, तो मतलब आरएम जो है वो छोड़ के नहीं जा रहा है, और ये लोग नए सिटी में आरएम को अपॉइंट भी कर रहे हैं। मतलब Q2 2024 में 311 के आरएम थे, लेकिन अभी आरएम का नंबर है 374। मतलब आरएम को बढ़ाया भी है, आरएम जा भी नहीं रहा है इस कंपनी में से। और सबसे बड़ी बात है, पर आरएम मतलब एक अगर रिलेशनशिप मैनेजर है, उसके पास अगर मान लो कि पिछले साल में 60 करोड़ का अगर एयूएम था, उससे साथ में 20-25% से उसका एयूएम बढ़ रहा है। मतलब पर आरएम अगर वो पैसा लाने का जो तादाद है वो भी बहुत अच्छी तरीके से बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात है, आरएम को बढ़ा रहे हैं। अपने 5 सालों में इस कंपनी का अगर देखोगे, ईपीएस में 30% की ग्रोथ है, विच इज फिनोमिनल जॉब। एयूएम में भी 30% की ग्रोथ है, रेवेन्यू प्रॉफिट में भी तो ग्रोथ है ही है ही। और सबसे बड़ी बात, वो लोगों में कॉन कॉल में जो काइंड का कॉन्फिडेंस इन लोगों ने जताया है, मतलब आई थिंक व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू दिस कॉन कॉल एनालिसिस ऑफ द आनंद राठी वेल्थ, the one of the highest point for me is their deputy CEO. His name is Firoz Aziz. I think Firoz Aziz, he is the kingmaker of this Anand Rathi Wealth Management Services, because the kind of understanding of the business that he has, the depth of knowledge that he has, ability to handle the different questions, difficult questions, ability to penetrate and give the more explanation to its shareholder, giving their value, giving their and gaining their trust is a huge job. And I think big kudos to, I think, Firoz Aziz, the way he speaks in his con call, give in-depth knowledge to the shareholders. बिकॉज अभी इसमें एक पॉइंट था उसके कॉन कॉल में, उन्होंने कहा था कि नेट इनफ्लो जो है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड में इनका थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन उन्होंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया कि हाँ उसमें कम हुआ है, लेकिन हमने बाकी चीजों में भी उसका ग्रोथ हुआ है ना। ऐसा नहीं कि वो क्लाइंट छोड़ के गया है, वो जो इनफ्लो था वो इक्विटी म्यूचुअल फंड से वो डिस्ट्रीब्यूट होके उनके स्ट्रक्चर पोर्टफोलियो में आया है। जैसे मार्केट बीट ऊपर नीचे होता है, उनको भी अपने स्ट्रक्चर में चेंज करना पड़ता है, तो वो चेंज उन्होंने किया है, एंड ही हैज हैंडल दैट क्वेश्चन वेरी वेल। तो फिरोज अजीज इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, ही इज लाइक द विराट कोहली ऑफ आनंद राठी। आप कभी भी उसको कोई भी क्वेश्चन पूछो, ही इज रेडी टू आंसर इट। अब आते हैं ग्रोथ के ऊपर। उन्होंने कहा है कि अगले डिकेड तक हम 20-25% से ग्रोथ करने में काबिल है। हम टायर 2 टायर 3 सिटीज में जाएंगे, अपने आरएम को बढ़ाएंगे, हमारे बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, कोई भी डेथ इस कंपनी में नहीं है। द कंपनी इज नॉट टेकिंग एनी डेथ, एंड डिस्पाइट ऑफ दिस दे आर ग्रोइंग द कंपनी लाइक 30%। इसीलिए स्टॉक की परफॉर्मेंस है। आप सोचते हैं कि स्टॉक ऊपर क्यों गया है, वो इसीलिए गया है बिकॉज सब सारी चीज अच्छी है इस स्टॉक में, तो कोई मुझे खामियाजा नजर नहीं आ रहा है। अभी अब थोड़ा वैल्यूएशन के ऊपर आते हैं। वैल्यूएशन देखोगे, ये इसमें ट्रेलिंग पीई जो है वो 64 का है, मार्केट कैप 16,000 करोड़ की है, और इसका आरओई का परसेंटेज है वो 40% का है। दैट्स अ ह्यूज। आरओसी भी अच्छा है, 35-36% इसके रेंज में है। और आप अगर देखोगे पिछले कुछ सालों में इस सेक्टर में काम करने वाली सारी कंपनियों का ही आरओई अच्छा है, बिकॉज रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, कैश कैश काउ ही है ना, पैसा ही लेना है, पैसे को मैनेज करना है, तो ऑब्वियसली कहाँ पैसा लगा नहीं है, उनको डेथ लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। और उन्होंने कुछ क्यूआईपी भी नहीं करेंगे क्योंकि जरूरत ही नहीं है, पैसा वैसे ही भी आ रहा है बिकॉज ऑफ द ग्रोथ इन सिग्निफिकेंट सेक्टर। इसलिए मैं बहुत बार अपने वीडियोस में कहता हूँ, अगर सेक्टर में टेलविंड है तो आपके कंपनी में ग्रोथ आएगी, सेक्टर में टेलविंड नहीं है तो आपके कंपनी में ग्रोथ नहीं आएगी। ठीक है, तो वैल्यूएशन वाइज ट्रेलिंग पीई देखोगे 64 का है, लेकिन आप फॉरवर्ड पीई को कैलकुलेट करोगे, क्योंकि उन्होंने अपने गाइडेंस में कहा है कि हम 295 करोड़ का प्रॉफिट करेंगे, तो उसमें ऑब्वियसली आप अगर देखोगे तो नेक्स्ट ईयर अगर 25% से भी ग्रो किया, तो मैंने जो कैलकुलेशन किया है उसके हिसाब से फॉरवर्ड पी जो है वो 48, 45, 50 के तरफ से मैक्सिमम आता है। तो 50 का फी है और 30% का ग्रोथ इंजन है। ये आप मिला के देख लो, आप ही समझ जाओगे इसमें वैल्यूएशन कैसा है। क्योंकि इंडिया में अभी ऐसी बहुत कंपनियां वो 30% से अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है। पिछले 11 क्वार्टर से इनकी जो ग्रोथ है वो ब्यूटीफुली 30% के ऊपर है। ऑब्वियसली कोई भी चीज महंगी है, वो चीज महंगी है। डिमार्ट जैसा स्टॉक देखोगे वो महंगा है लेकिन ग्रोथ नहीं है,
स्टॉक लुढ़क जाएगा क्योंकि पीई का कॉन्ट्रैक्शन होगा, और इस स्टॉक में ग्रोथ है, पीई भी हाई है, तो थोड़ा सा बैलेंस है। ऐसी बहुत सारी कम कंपनी है जिसका पीई भी 10 है और ग्रोथ भी 50 है, बहुत कम कंपनी है, माइक्रो कैप कैटेगरी में हो सकती है। ठीक है, तो इस कंपनी में रिस्क क्या है, हम थोड़ा से रिस्क के ऊपर आते हैं। ये सारी चीजें अच्छी हुई, अच्छा कर रहे हैं, अच्छा गाइडेंस दे रहे हैं, अपने गाइडेंस को बढ़ा रहे हैं, इसकी वैल्यूएशन भी ठीक ठाक, मतलब थोड़े से एक्सपेंसिव है लेकिन ठीक ठाक है। लेकिन रिस्क क्या है प्रशांत? तो रिस्क एक ही है, ये जो स्टॉक होते हैं वो मार्केट के हिसाब से चलते हैं। अभी जो मार्केट की ग्रोथ हुई है 20,000 से लेके निफ्टी 25-26,000 तक गया, तो ऑब्वियसली इस स्टॉक की भी बहुत सारी ग्रोथ होगी, बिकॉज ये लोगों का हार्ड अर्न मनी मैनेज करते हैं। ठीक है, जब लोगों को लग रहा है मेरा पैसा बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली लोग ज्यादा पैसा डालेंगे। जब उनको कुछ क्राइसिस आएगा, 2008 जैसा फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा, तो ऑब्वियसली लोगों का पैसा घटना शुरू हो जाएगा। आपका अगर पैसा घट रहा है तो आप इनको बहुत पैसा दोगे क्या? आप तो ऑब्वियसली पैसा नहीं दोगे, आप बोलोगे यार थोड़ा रुकते हैं। तो ऑब्वियसली ये जो रिस्क फैक्टर है, अगर फाइनेंशियल मार्केट में कोई कोलैप्स आता है किसी एक्सटर्नल तरीके की वजह से, या कोई इंडियन गवर्नमेंट लुढ़क गई उसकी वजह से होता है, तो इस स्टॉक को थोड़ा सा खतरा है। लेकिन दैट विल बी द गुड अपॉर्चुनिटी टू ऐड इनटू दिस। ऑब्वियसली थोड़े देर तक पेन देगा। आप अगर इसके 3 ईयर 5 ईयर व्यू को देखोगे तो ये स्टुपेंडस कंपनी मल्टीबैगर रिटर्न दे चुकी है, लेकिन आगे आने वाले सालों में भी ये कंपनी मल्टीबैगर रिटर्न देने का बहुत बड़ा खामियाजा रखती है, मतलब ताकत है। एंड जैसे मैंने कहा, आरएम अच्छे हैं, इनके बहुत सारे जो आरएम है उसमें वृद्धि हो रही है, बहुत सारे आरएम 5 साल के ऊपर के हैं, आरएम के ऊपर ही बिजनेस चलता है। Firoz is leading from the front and I think he's doing fantastic job. He's there in the business from the last, I think 2004 2012 में इस कंपनी को उसने ज्वाइन किया। ही इज डूइंग फैंटास्टिकली वेल। आप अगर देखोगे इसके जो मतलब इसका जो गाइडेंस का लेवल है वो भी अच्छा है। और इसको ग्रो कैसे करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने अपने कॉन कॉल में कहा, हाउ वी आर ग्रोइंग द बिजनेस। तो आप एक सिंपल बात समझ लो, अगर मान लो कि उनके पास 1000 करोड़ का एयूएम होता है, उन्होंने अपने मार्केट में डाल दिया, उनका जो परसेंटेज ऑफ यील्ड कुछ बटा था, वो जो 1000 करोड़ बाद में जाके 1500 करोड़ हो गया, तो ऑटोमेटिकली उनका यील्ड बढ़ा ना। उनकी अगर रिसर्च टीम ने अच्छे रेशन करके अच्छे अच्छे स्टॉक निकाले, उसमें उन्होंने पैसा डाल दिया, जितना ज्यादा उनका एयूएम ऑटोमेटिकली ग्रो होगा, जैसे मार्केट ग्रो होगा उनका पैसा भी और यील्ड ग्रो होगा, बिकॉज ये परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट में भी पैसा लेते हैं। ठीक है, दूसरी ग्रोथ कहाँ से आएगी? दूसरी ग्रोथ आएगी न्यू क्लाइंट से। तो ये न्यू क्लाइंट भी जोड़ रहे हैं, तो इनके जो क्लाइंट की जो संख्या है वो भी 25% से बढ़ रही है। मतलब पिछले इसमें 1000 क्लाइंट अगर न्यू एडिशन थे, मुझे लगता है 2024-22 में उनके कुछ तो आरएम जो थे वो 9200 थे, लेकिन अभी जो फैमिलीज है जिनको ये सर्व करते हैं, मतलब 9200 से 10,377 से इनकी फैमिलीज बढ़ चुकी है। मतलब दे वर सर्विंग द फ्यू फैमिलीज, नाउ दे आर सर्विंग 10,000 फैमिलीज ऑफ हार्ड अर्न मनी। तो उसमें भी ग्रोथ है, तो क्लाइंट न्यू क्लाइंट उसमें ऐड हो रहे हैं, तो न्यू क्लाइंट ऐड होने से एसेट अंडर मैनेजमेंट का पैसा उसमें आएगा, जैसे एसेट अंडर मैनेजमेंट का पैसा आएगा उसमें से उसकी वृद्धि होगी। तीसरी चीज, वो अपने नए नए सिटीज में जा रहे हैं, टायर 2 टायर 3 सिटीज में। दुबई में भी उन्होंने अपना एक नया ऑफिस खोला है, तो दुबई में जो अल्ट्रा एचएनआई बहुत सारे इंडियन दुबई में काम करते हैं, तो उनसे भी वो पैसा ले रहे हैं, उनको भी बोल रहे हैं आओ पैसा जुटाओ और हम अपनी वेल्थ को बना के देते हैं। तो लोग खुशी से आ रहे हैं क्योंकि मार्केट चल रहा है। जैसे मैंने कहा, रिस्क मार्केट है, मार्केट एक दिन कोलैप्स हो गए, ये स्टॉक 20-30% घट जाएंगे, लेकिन दैट विल बी द गुड अपॉर्चुनिटी टू ऐड इनटू दिस काइंड ऑफ स्टॉक्स। ठीक है, और इसमें ये ग्रोथ के लिए ये लोगों के पास कोई मतलब तेल लगाने नहीं जाते कि मतलब मुझे पैसा दे दो, मुझे पैसा दे दो। ये अपने रिजल्ट को शो करते हैं, भाई देखो 2017-18 से हमारी ग्रोथ देखो, हम क्या काम कर रहे हैं, देखो हमारे जो एचएनआईज लोग हैं उनको कैसा पैसा मिल रहा है और उनको कैसे बेनिफिट मिल रहा है, ये आप सोचो ना, आप इतना ही करो, तो पीपल आर ऑब्वियसली हैप्पी टू ज्वाइन इट। मैंने देखा इनका एक जो पिरामिड है जो इन्होंने अपने पीपीटी में दिया है, दैट्स वेरी फैसिनेटिंग, बिकॉज उन्होंने कहा है कि 5 लाख से मतलब 5 करोड़ से 50 करोड़ के जो लोग हैं उनके 53% के लोग हैं इनके पास, और 50 करोड़ के ऊपर 24% के लोग हैं, और नीचे 50 लाख से 5 करोड़ के कैटेगरी में उनके पास 23% लोग हैं, और ये संख्या बढ़ती ही चली जा रही है। और इनका एक कैलकुलेशन है कि इनकम टैक्स रिटर्न का जो डेटा आया, उन्होंने कहा कि 1 करोड़ से ऊपर पैसा कमाने वाले लोग 15% से बढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो लोग इन सारे लोगों के पास आएंगे। आपको थोड़ा थे से समझना पड़ेगा कि कंपनी ग्रो होती है तो कैसे ग्रो होती है, क्वेश्चन पूछना चाहिए क्यों ग्रो हो रही है, ऐसा क्या रीजन है, ऐसी क्या टेलविंड है। तो मुझे सारे टेलविंड इस कंपनी में लगते हैं, देयर इज अ ह्यूज चांस दैट दिस कंपनी इज गोइंग टू बी अ मल्टी बैगर। ये कोई भी बाय और या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बट ये आप कंपनी को एनालिसिस करो और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को
देख के ही इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना, जिससे मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक आपके पास लेके चले जाऊँ। चलो मिलते हैं टुमारो के लिए, और हैव अ नाइस डे एवरीवन एंड थैंक यू सो मच।